विजिबिलिटी है? डन। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम लाइव हैं। आज का हमारा एजेंडा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंप्लीट सिलेबस इन 7 days, 8th डे बिलोंग टू द रिसेंट पेपर। दिया था ये वाला पेपर, ये फर्स्ट टाइम देना दिया था। कितने बड़ा? 47। 30s में बहुत सारे बच्चे फेल हुए थे, 40s में भी बहुत सारे बच्चे फेल हुए, मगर ओवरऑल रिजल्ट अच्छा था एज कम्पेयर टू इससे प्रीवियस अटेम्प्ट। 43% रिजल्ट था। कोई बात नहीं, हम इस दफ़ा इस पेपर को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपको अगली दफ़ा पेपर में कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ओके, जब भी आप एग्जाम हॉल पहुंचे फॉर द आई पेपर, तो उससे पहले आपने कुछ प्रिकॉशंस रखनी है। नंबर 1, आप लोगों ने टाइम पे पहुंचना। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक अच्छा नाश्ता करके पहुंचे। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहुंच के चीज़ों को डिस्कस ना करें। लास्ट मिनट पे जो आप लोग सेंटर के बाहर खड़े होकर रिवीजन कर रहे होते हैं ना, उससे इस्तेमाल किया करें, क्योंकि अगर उस मौके पे किसी ने कोई भी ऐसी बात कर दी जिससे आप वहां पे पैनिक हो गए, फिर आपके अगले 3 घंटे पैनिक स्टेट में गुजरते हैं। तो ये काम नहीं करना। जब एग्जाम हॉल के अंदर आ जाएं तो कोशिश करें कि पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले, इवन रीडिंग टाइम से पहले, यू शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट विल काम योर नर्व्स। आइए देखते हैं इस पेपर के अंदर क्या क्या खसूसियात थी। सबसे पहले तो आपने ये इंस्ट्रक्शंस के ऊपर गौर करना होता है, दैट यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस। जितने भी सवाल हो वो यहाँ पे बोल्ड में लिखा होता है। देन आंसर इन ब्लैक, यानी कि ब्लैक इंक में आप लोगों ने उसको सॉल्व करना है। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, दैट मस्ट बी आंसर्ड इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर देते हैं, एमसीक्यूज वहां पे टिक करके फिर कोशिश करते हैं कि वो साथ अटैच कर दें। ये नहीं करना। तो आपने एमसीक्यूज को आंसर स्क्रिप्ट पे करना है। दूसरी बात ये कि जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ रेलिवेंट ए बी सी या डी, जो रेलिवेंट आंसर है वो लिखना है। उसके आगे की स्टेटमेंट पूरी लिखने की जरूरत नहीं है। और नॉर्मली जो फर्स्ट पेज होता है, आप उसके ऊपर ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जितने आते हैं उतने पहले सॉल्व कर लिए, बाकी की जगह छोड़ दी, तो जब वापस आएंगे तो उसको देख सकते हैं। तो जनाब 10 सवाल थे और ये पेपर 6 सफ़ों पे था। 6 पेजेस के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ ये पेपर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एमसीक्यूज। देखते हैं कि एमसीक्यूज कैसे कैसे यहां पर आए। अच्छा, 3 तरह के सवाल होते हैं नॉर्मली। एक टाइप 1 क्वेश्चन, एक टाइप 2 क्वेश्चन और एक टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 1 इज प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, यानी कि ऐसे सवाल जिसमें आपकी क्रैमिंग टेस्ट हो रही होती है। टाइप 2 ऐसे सवाल जो कि दिखते लॉजिकल है मगर उसके अंदर भी आपकी क्रैमिंग आई कैप टेस्ट कर रहा होता है। एंड देन टाइप 3 इज प्योर केस स्टडी। अच्छा, एमसीक्यूज भी इसी पैटर्न पे होते हैं। कुछ आप एमसीक्यूज देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव चल रहे होंगे, उसमें कुछ ना कुछ वर्किंग डिमांड की जा रही होगी। नॉर्मली इनकी पहचान ये होती है कि ये 1.5 से 2 नंबर के होते हैं, 1.5 से 2 नंबर के होते हैं। और कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं जो कि 1 नंबर के हैं और 2 लाइन में खत्म हो जाते हैं। तो इस पेपर के अंदर फॉर 15 मार्क्स आईकैप ने 12 एमसीक्यूज टेस्ट किए। इससे बड़ा दिया है कि कुछ एमसीक्यू 1 नंबर के होंगे, कुछ 1.5 के होंगे और एक आधा 2 नंबर का भी होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आसान एमसीक्यूज है आपने पहले उसको सॉल्व कर लेना। फर्स्ट पेज के ऊपर मुझे सबसे जो आसान एमसीक्यू लग रहा है, दैट इज एमसीक्यू नंबर 2। वो कहता है, अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रीजन फॉर डेजिग्नेटिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसका आंसर गौर से देखूं, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रीजन। वो पॉजिटिव स्टेटमेंट जानने की कोशिश कर रहा है कि इन चारों में से रीजन कौन सी होती है जब हम एक गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम लोगों ने बात की हुई है जब सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं, जब आपने सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स मीट करने हो, तो द ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ आसान एमसीक्यूज पहले ढूंढते हैं। एमसीक्यू 4 चैप्टर 1 में से आया और ये आया था चैप्टर 17 में से। चैप्टर 1 का एक एमसीक्यू है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर अदर देन मॉनिटरी बिल। अदर देन मॉनिटरी बिल, the bill must be originated in NA, in Senate नहीं, तो ऑप्शन डी, ये इधर नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों के अंदर ऑपरेट कर सकता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट चैप्टर 18 उसने खोल लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन होते हैं लीगल वर्सा, यानी कि वो लोग जो कि बंदे की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी को इंटरमिडल करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी लाइबिलिटीज उतार रहे होते हैं। तो ऑप्शन सी। उसके बाद आसान आसान एमसीक्यू देख रहे हैं हम लोग। यस, वी हैव एमसीक्यू नंबर 7। वो कहता है, अंडर द कंपटीशन एक्ट 2010, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डीम्ड एज डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। उसने 4 बातें लिखी हैं और 4 बातों में से कह रहा है कि कौन सी चीज इसमें काउंट नहीं होती है। पैकेजिंग अ न्यू प्रोडक्ट एग्जैक्टली द सेम, ये काउंट होती है। कंपेयरिंग डिफरेंट ब्रांड्स बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू। स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू हार्म बिजनेस, ये भी होता है। अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ट्रेडमार्क, ये भी होता है। तो जब आप
दो डिफरेंट ब्रांड्स को कंपेयर करते हैं सही टर्म्स के ऊपर, ओरिजिनल टर्म्स के ऊपर, जो मेंशन टर्म्स होती हैं, तो वो डिसेप्टिव नहीं है, वो तो आप सच बता रहे हैं। डिसेप्टिव क्या है? झूठ। तो ऑप्शन बी। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट चैप्टर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर? इन चारों में से उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी कौन सी है जी? इन चारों में से इसकी इंप्लाइड अथॉरिटी कौन सी है? ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, हम लोगों ने कहा था इमूवेबल के ऊपर उसको मना किया गया था, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। आपको ये भी याद है कि वो किसी और फर्म के साथ पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता, तो वो क्या कर सकता है? फर्म के बिहाफ पे पैसे बोरो कर सकता है, लोन ले सकता है। तो ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 11, विद रेफरेंस टू क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? क्वेश्चन क्या है? इट इंक्लूड्स अनलॉफुली डिटेनिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी ठीक है। इट मस्ट बी अप्लाइड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ऐसा ही होता है। इट इंक्लूड्स थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट व्हिच इज फॉरबिडन बाय पीपीसी, ये भी ऐसे ही है। इट मस्ट बी अप्लाइड इन अ प्लेस वेयर पीपीसी इज एनफोर्स्ड, नहीं, जरूरी नहीं है कि ये वहीं पे हो जहां पे पीपीसी एनफोर्स है। अगर ये बाहर हो रहा है और केस पाकिस्तान में हो जाए और वो चीज पाकिस्तान पीनल कोड के अगेंस्ट जा रही हो, तो ऑप्शन ए। एंड देन वी हैव ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 12, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइड एग्रीमेंट? ट्राई करें, इनमें से कौन सा एग्रीमेंट ऐसा है जो कि वॉइड है? ये सेमी लॉजिकल है, 12 में से सिर्फ ये वाला एमसीक्यू वैसा है जो कि उसने सेमी लॉजिकल पूछा, बाकी यहां तो लॉजिकल है, यहां क्रैमिंग वाले हैं जी। इसमें से कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कि वॉइड है? हमारे पास कुछ वॉइड एग्रीमेंट्स हुआ करते थे, वेजरिंग एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेडिंग, एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, दिमाग में लेकर आए अनसर्टन एग्रीमेंट्स, और मुझे बताएं इनमें से क्या लग रहा है आपको, और बाकी क्यों नहीं है, ये भी मुझे आप लोगों ने बताना। Farah verbally agrees to compensate her brother Shahid for her hospitalization expenses paid voluntarily by Shahid on her behalf, कर सकती है। काशिफ अपॉइंट करता है एक माइनर को जो कि एजेंट है, माइनर बतौर एजेंट अपॉइंट हो सकता है। जब डेथ होगी फातिमा के पेरेंट्स की, हर गार्डियन साइन एन एग्रीमेंट फॉर गुड कंसिडरेशन अंडर विच फातिमा कैन नॉट बी मैरिड टिल शी इज अ माइनर, तो ठीक है, हम एक माइनर को शादी से रोक सकते हैं। जैन ने प्रॉमिस किया कि वो फास्ट फूड की शॉप नहीं खोलेगा गुलबर्ग में इन एक्सचेंज ऑफ ₹2 लाख पेड टू हिम बाय प्राइमर फूड्स। यहां पे गुडविल की बात नहीं कर रहा, तो दिस इज एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ ट्रेडिंग। ये क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट, ऑप्शन डी। अब आइए उल्टा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पेज के ऊपर लॉजिकल एमसीक्यू कौन सा है। हम लोगों ने 9 वाला भी कर लिया है, 10 रहता है, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया। एमसीक्यू नंबर 10 जरा सॉल्व करें, ऑनलाइन भी और फिजिकल हाजिरी में। एमसीक्यू नंबर 10 एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जिसमें वर्किंग मांग रहा है, और पेपर के अंदर इस तरह के एमसीक्यूज या कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं जो कि कैलकुलेटर डिमांड करते हैं, तो आपने वो साथ लेके जाना है। एमसीक्यू 10 जरा ट्राई कीजिए, क्या आपको लगता है इसका ऑप्शन बनेगा? ट्राई करें। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक पार्टनर ने फर्म को बचाने के लिए इमरजेंसी में एक काम किया और फर्म ने उसके पैसे उसको टाइमली वापस नहीं किए, 1 महीने के बाद वापस किए। जब वापस किए तो पार्टनर कह रहा है कि मुझे ये भी दो और इसके साथ मुझे कुछ और चीज़ें भी दो। वो और चीज़ें कौन सी हैं? क्रेडिट कार्ड चार्जेस 12,500। सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसके इतने ही पैसे बनते हैं आपके मुताबिक, या कुछ और भी बनता है इसका? उसने कुछ और ऑप्शन दिए हैं। 5 लाख जो ओरिजिनल अमाउंट है, 5 लाख 2,500, पता नहीं ये 2500 कहाँ से लेकर आया, आई डोंट नो। फिर 5 लाख और 12,500, यानी कि 5,12,500, और फिर 5,15,000। तो आपके ख्याल में क्या कोई और अमाउंट इसको देना बनती है जो कि हिडन है इस सवाल में? इंटरेस्ट 4,2500 बन रहा है, ये 2500, तो 5 लाख जमा 12,500 जमा 2500, इट बिकम्स 12 लाख। ये उसके चार्जेस हैं जो कि उसने पे किए हैं लोन हासिल करने के लिए, ठीक है, मगर इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? फर्म के लिए। तो प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? फर्म की। प्रोजेक्टर क्या उसने अपने लिए लिया? फर्म के लिए लिया। तो अगर आप एक एसेट परचेज कर रहे हैं तो फर्म को उसकी पूरी कॉस्ट चार्ज करेंगे। उसकी पूरी कॉस्ट में क्या है? जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, प्लस उस एसेट को हासिल करने के लिए जो अदर एक्सपेंसेस पे किए, प्लस उसका लोन का इंटरेस्ट। तो पार्टनरशिप इस प्रोजेक्टर को 5 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करेगी, 5,15,000 पे रिकॉर्ड करेगी। अब ये आया कैसे? 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, और ये कब तक रहा इनके पास? 1 महीना।
एंड इंटू 1/12। अब एक सवाल होगा सर 6% कहाँ से आया, कहाँ से आया? ये बाय डिफॉल्ट है कि अगर कोई इंटरेस्ट रेट मेंशन ना हो लोन के ऊपर तो हम 6% को यूज करते हैं। तो ऑप्शन इज 5/15। गुड हो गया। फहद ने ईमेल किया है आलिया को और कहा है कि वो अपनी फैक्ट्री बेचना चाहता है 15 लाख की। ही रिक्वेस्टेड अ साइंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू बी सेंट टू हिम थ्रू पोस्ट बाय 5 जुलाई। उसने कहा कि मुझे 5 जुलाई को खत के थ्रू बता देना, और ऑफर कितना कर रहा है? ईमेल पे। 4 जुलाई आलिया ने ईमेल किया फहद को कि भाई मैं तो हूँ साउथ अफ्रीका में, उसके रिमोट गांव में फिर रही हूँ, तो मेरे पास खत की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मैं इसलिए तुम्हें मेल कर रही हूँ कि मैं एग्री करती हूँ। और वापस आके 4 तारीख को उसने खत भी भेज दिया है। वापस आके 4 तारीख को उसने खत भी भेज दिया। अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं, बताइए क्या फहद उसको फैक्ट्री बेचने से अब इनकार कर सकता है या नहीं? 2 ऑप्शंस हाँ के हैं, 2 ऑप्शंस ना के। आई क्या वैसे टेस्ट करता है, 2 ऑप्शंस में यस होता है विद रीजन और 2 में नो होता है विद रीजन। तो पहले मुझे ये बताइए क्या ये रिफ्यूज कर सकता है? एक ऑफर हुई है, दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस दे दी है और ये कहा है कि जो तुमने कंडीशन लगाई थी मैं उसको पूरी नहीं कर सकती है। तो जो बंदा कंडीशन लगाता है ऑफर, वो या तो उसको इंसिस्ट करे या इंसिस्ट ना करे। अगर तो इंसिस्ट कर रहा है इसका मतलब है कि वो चाहता है कि वो उसी तरीके से फॉलो हो, और अगर इंसिस्ट कर रहा है इट मींस कि वो वैलिड एक्सेप्टेंस अभी तक काउंट नहीं हुई। और अगर इंसिस्ट ना करे तो ऑफरर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि फहद ने कोई जवाब उस ईमेल के बदले नहीं दिया, वो साइलेंट था। तो फहद अब इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, ये एक वैलिड एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। नो बिकॉज फहद डिड नॉट इंसिस्ट फॉर एक्सेप्टेंस थ्रू द लेटर आफ्टर ही रिसीव्ड ऑन 4 जुलाई 2023। नहीं, काउंटर ऑफर उस वक्त होती जब ये ईमेल करती और साथ कोई वैलिड रीजन ना देती। इसने एक वैलिड रीजन दिया कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूं, और इसने खामोशी से उसको मान लिया। तो ये एक एक्सेप्टेंस हो गई है एंड दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। डन डन। बड़ा मजबूत एमसीक्यू है, थोड़ा सा दिमाग टेस्ट करेगा ये एमसीक्यू आपका, क्योंकि इसमें भी एक चीज छुपी हुई है। एंड एज पर आईकैप एमसीक्यू नंबर, अगर मैं आईकैप की वर्डिंग्स आपके सामने रखूं, आईकैप कहता है कि एमसीक्यू नंबर 1, 6, 8 और 10 बच्चों ने सही से सॉल्व नहीं किए, और ये उनमें से एक है बाबू। इसमें कुछ बात छुपी हुई है जो कि आपकी टेस्टिंग आपसे चाह रही है। एमसीक्यू नंबर 6, डैमेजेस में से आइए, चैप्टर 9। हाँ जी, क्या हो रहा है? सादिया ने बेचा है लेदर गारमेंट्स वर्थ ₹5 लाख। किसको? सीटी को। यानी कि सादिया कुछ बेच रही है, सीटी ने पेमेंट करनी है। सीटी ने पेमेंट करनी है थोड़ा सा फ्यूचर में। पेमेंट की अमाउंट कितनी है? 5 लाख। पेमेंट की डेट क्या है? ये कब? सीटी ने ये पेमेंट टाइम पे नहीं की, जिसकी वजह से सादिया अपने आगे वाले पैसे पे नहीं कर सकी, और वो पेमेंट कब होनी थी? 15 को। एज अ रिजल्ट सादिया ने अब डिमांड किया है 2500 और 2000, जो मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है अब वो तुम मुझे साथ में दो। ये 25,000 क्यों खर्चा हुआ? क्योंकि चीज टाइम पे नहीं आई। ये ऑर्डिनरी है या ये स्पेशल है? ये स्पेशल है। ऑर्डिनरी क्या था? डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये चीज है 25,000 का एडिशनल खर्चा, दिस इज स्पेशल, और उसके साथ 2000 एज मिसलेनियस। अब ये 25,000 उस वक्त पे होता जब कम्युनिकेट हुआ होता। क्या ये इसने कम्युनिकेट किया था? नहीं। क्या 2000 कम्युनिकेट किया था? नहीं। इसका मतलब है कि 25 और 27 वाली ऑप्शन तो बाहर हो गई, सी भी गया और डी भी गया। अब आपको अगर याद हो, हम लोगों ने कहा था कि अगर एक चीज़ डिलीवर करनी है और वो चीज़ आपको टाइम पे ना मिले सप्लायर से, तो आप मार्केट में जाके वैसे ही चीज़ तलाश करते हैं, और जितने की भी मिलती है वो डिफरेंस आप उससे क्लेम कर लेते हैं। यहाँ पे चीज़ तो टाइम पे सप्लाई हो गई थी मगर पेमेंट टाइम पे नहीं हुई। पेमेंट भी तो एक गुड है, एक चीज़ है। 5 लाख किसको आने थे? सादिया को। उसको टाइम पे आए? नहीं। मगर क्या इसको पैसों की जरूरत थी? तो इसने पैसे कहाँ से अरेंज किए? मार्केट से अरेंज किए होंगे। तो मार्केट में पैसे ऐसे मिल जाते हैं? नहीं, इंटरेस्ट। और कब की पेमेंट थी? 1 अगस्त की। और पेमेंट असल में कब रिटर्न हो रही है? 5 को। तो इंटरेस्ट कब तक का चार्ज होगा? ये कम से लेके 4 तक का, क्योंकि 5 को तो पेमेंट आ गई है ना।
तो एक दिन पीछे आ जाओ, यकम से 4 तक का। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ₹5 लाख फ्रॉम यकम अगस्त टिल 4 सितंबर। ये है स्पेशल डैमेज, और ये शायद रिमोट हो, मगर जो असल मिलना चाहिए वो कौन सा है? ऑर्डिनरी डैमेज। ये क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड। अगर ये वर्ड ऐड करते कि ये कम्युनिकेटेड है तो ये तो मिलता ही मिलता, उसके साथ में ये पेमेंट भी उसको रिसीव हो रही होती। फर्स्ट पेज में हमारे पास 2 टेढ़े एमसीक्यूज हैं, इसको ट्राई करें। ग्लास सी को, ग्लास सी आपसे चैप्टर नंबर 3 के बारे में या 6 के बारे में कुछ टेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, 7 के बारे में, सॉरी। चैप्टर 7 और 3 का मिक्सचर है असल में। आइए देखते हैं। ग्लासी ऑपरेटर है ऑफ मल्टीपल एक्वेरियम्स। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है टिम्बर फिशेस के साथ और पेमेंट कर दी साथ, यानी कि पेमेंट इन एडवांस हो गई है। कितने की? 5 मिलियन की, यूएसडी 5 मिलियन। टीएफ एग्रीड टू सप्लाई ईदर 8 डॉल्फिन्स लोकली सोर्स फ्रॉम दरियावी और 5 डॉल्फिन्स इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है? 5 अगस्त। क्या? उसी तरफ आ रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है? 5। कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी डेट क्या है? 30। उसने कहा 5 मिलियन के बदले या ये दे दो या ये दे दो, और दोनों ही ऑब्जेक्ट उसने सर्टन कर दी है। एक पार्टी की कंसिडरेशन क्या है? पैसे। दूसरी पार्टी की कंसिडरेशन क्या है? डॉल्फिन्स। या इंडस की या इंपोर्ट करो किसे? जापान से। However, on 5 September, TF communicated to GS that contract cannot be performed due to government imposed ban. बैन कब लग रहा है? 10 अगस्त को। 10 अगस्त यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद सब्सिक्वेंटली ये इलीगल हुआ है, सब्सिक्वेंटली वॉइड होने जा रहा है। इसका मतलब है कि जब 2 डिफरेंट कंसिडरेशन हो, या ये कर दो या ये कर दो, और एक चीज अगर बैन हो गई है, तो हमने बात की थी कि हम देखेंगे कि क्या ये दोनों सेग्रीगेट आपस में हो सकती हैं या नहीं। अगर तो ये सेग्रीगेट हो सकती हैं आपस में, तो फिर लीगल ब्रांच इन्फोर्स होगी, इलीगल ब्रांच इन्फोर्स नहीं होगी। और अगर ये लिखा होता कि 8 यहां से एंड 5 वहां से, और पैसे इकट्ठे दिए होते और ये ना बताया होता कि इन 8 के कितने पैसे हैं, इन 5 के कितने पैसे हैं, तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता। मगर यहां पे हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो क्या लाइबिलिटी है फॉर नॉन परफॉर्मेंस? अब जरा मुझे बताइएगा। यस। क्यों? लीगल ब्रांच इज इन्फोर्सेबल। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला बैन हो गया जिसकी वजह से मैं इसको भी बैन कर रहा हूं। नहीं, जो हो सकता है एटलीस्ट वो तो करो। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट एमसीक्यू, ट्राई करें। एस्बेस्टोस एयरस्पेस। एस्बेस्टोस ने एक नई शिप निकाली है और कंपनी ने एंगेज किया है उसामा, जो कि एक इंजीनियर है। उसामा ने प्रॉमिस किया था कि वो डिजाइन बना देगा 21 अगस्त तक, और अगर डिले होगा तो 80,000 रुपया पे करेगा अगर डिजाइन टाइम पे अप्लाई नहीं हुआ। ये 80,000 रुपया जो वो शुरू में तय कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी डैमेज है, ये स्पेशल डैमेज है। उसकी नोटिस में आ गया। ट्रेजिकली 10 अगस्त को क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से सिवियर इंजरी आ गई है और उसामा अपना कॉन्ट्रैक्ट टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहा, जिसके चलते हुए 2.5 लाख का डिले कॉस्ट आ गया। अब आप मुझे बताइए, क्या 2.5 लाख रुपया रिकवर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? एक ऐसी चीज, एक स्पेसशिप का मॉडल, एक ऐसी चीज जिसमें हम उस बंदे पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि ये एक पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर उसके चलते एक बंदा बीमार हो जाए या वो इस पोजीशन में ना रहे कि अपना ही वादा पूरा कर सके, तो लॉ ने एक लिस्ट हमें दी थी सब्सिक्वेंट इलीगैलिटीज की। उसने कहा था कि ये चीज अलाउ है, तो अगर वो अलाउ है तो उनको डैमेज दे सकते हैं? नहीं, नो, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली बिकेम वॉइड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। डन। अब उतरते हैं थ्योरी पोर्शन में। जब भी आप पेपर देखेंगे एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, क्वेश्चन 2 विल ऑलवेज बी ऑन चैप्टर नंबर 1, ऑलवेज। You have to identify the basis of legal system and explain the main sources of law in Pakistan। 5 नंबर के लिए आई कैप ने चैप्टर नंबर 1 टेस्ट किया, 5 यहाँ पे टेस्ट किए और एक एमसीक्यू था ऊपर वो बिल वाला। मेन सोर्सेज ऑफ लॉ तो हर एक को पता है कौन से होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्रीमेंट, सारी 4 बातें, कस्टम। मगर बेसिस ऑफ लीगल सिस्टम क्या है?
एग्जामिनर ने ये कहा है कि बच्चे ये तो बता गए थे 4 नंबरों के लिए, मगर 1 नंबर के लिए ये नहीं बता के गए हमारा लीगल सिस्टम की बुनियाद क्या है, किस बेसिस पे बना है। एक तो इस्लामिक शरिया पे बना है और एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये बिल्ड हुआ है। तो ये 4 बातें करनी थी यहाँ पे, और यहाँ पे एक बात करके 5 नंबर आप हासिल कर सकते थे। दिस वाज अ प्योर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, टाइप 1 सवाल। ये सवाल बहुत मजेदार है, दिखने में केस स्टडी है मगर एक्चुअल में है नहीं। ग्रेनाइट टाइल्स इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टाइल्स। हाकिम पार्टनर है जीटी का, जिसकी डेथ हो गई है दिसंबर में, और डेथ के बाद उसके माइनर को यानी कि वसीम को उसके बेनिफिट्स में ऐड किया जा रहा है। इससे कहानी सुनाई ऊपर। रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोवाइड करें गाइडेंस टू वसीम कंसर्निंग हिज राइट एंड लिमिटेशन। चैप्टर 13 जब आप माइनर पे जाते हैं तो टॉपिक के शुरू में उसके राइट्स और लिमिटेशन लिखी हुई है। तो आपने कुछ नहीं करना था, आपने वो क्रैम किया हुआ पोर्शन उठा के लिख देना था और उसके ऊपर लिखें कि बीइंग अ माइनर, बीइंग वसीम अ माइनर, उसके पास ये राइट्स और लिमिटेशंस होंगी। तो सिर्फ एक लाइन ऐड करनी थी कि वसीम के पास ये राइट्स और लिमिटेशंस है, उसके बाद आपने प्योर जो क्रैम किया हुआ था पोर्शन वो आपने उठा के लिख देना। नीचे आ जाए, वसीम विल अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ही इंटेंड्स टू बिकम जीटीज पार्टनर, यानी कि वो चाहता है कि आप उस फर्म का पार्टनर बने। बताइए क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या करेगा पार्टनर बनने के लिए? 6 मंथ्स वाली बात। तो क्या हम इसमें ये बात करेंगे कि वो पार्टनर ना बनना चाहते हैं तो क्या करें? नहीं, उसकी इंटेंशन क्या है? पार्टनर बनने की। तो वो वाली बातें बतानी है जिसमें वो पार्टनर बनने में इंटरेस्टेड है। ये नहीं बताना कि अगर वो नोटिस में नहीं बनना चाहता तो वो भी देगा। आईकेएफ ने बड़ा एतराज किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा उसका एग्जामिनर कमेंट। वो कहते हैं, एग्जामिनर स्टेटेड अ कोर्स ऑफ एक्शन फॉर वसीम्स डिसीजन नॉट बिकमिंग द पार्टनर, डिस्पाइट कि हमने सवाल में चीखे मारा था कि ही इंटेंड्स टू बिकम, फिर भी बच्चे वो लिख कर आएंगे अगर वो नहीं बनना चाहता तो वो क्या करेगा। आप भी लेकर आए थे, तो वो ये नहीं ना, वो जब कह रहा है तो उसकी बात का एहतराम कर लेना चाहिए हमें। तो कुछ जगहों पे वो वाकई में सही होता है। उसके बाद वो कह रहा है कि ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बताएं। चैप्टर 13 का ये सवाल नहीं है। चैप्टर कौन सा है? 12। तो इन शॉर्ट उसने 8 नंबर के लिए प्रॉपर्टी से पहले वाली जितनी बातें हैं वो लिखवाएंगे आपसे। प्रॉपर्टी फर्म से पहले जितना भी एरिया है वो उसने 8 नंबर के लिए आपसे टेस्ट करवाया। इस पेपर में पार्टनरशिप से 21 नंबर का पेपर है, सिर्फ पार्टनरशिप में से। ये डिपेंड करता है आप लिखने की स्पीड पे। एक जो कॉमन फंडा है वो ये है 1.8, मगर हर सवाल आप 1.8 पे नहीं कर सकते। कुछ सवाल आते हैं और बहुत अच्छे आते हैं तो आप इसके लिए 2.1 2.2 का फॉर्मूला लगा लें। जो सवाल बिल्कुल ही बुरे आते हैं उसके लिए शायद आप 1 मिनट में कर लें, और जो मुनासिब आते हैं उसके लिए 1.8। तो अगर आपको सवाल आता है और 11 मार्क्स तो आप इसके ऊपर 20 मिनट भी लगा दें, 25 मिनट भी लगा दें। अगर आपको 11 नंबर मिल रहे हैं तो लगा दें। ओके, पार्टनरशिप स्टार्ट किया होगा, पहले पार्टनरशिप को पूरा कर लेते हैं। एक और सवाल है पार्टनरशिप का, दिस वन 6A और 6B। पहले 6B देख लेते हैं। वो कहता है बताएं सर्कमस्टांसेस जिसमें आप प्रॉफिट तो शेयर कर रहे हैं मगर वो बंदा जिसको दिया जा रहा है वो पार्टनर नहीं कहलाता। चैप्टर 11 की वो लिस्ट 3 नंबर के लिए। अंडर द पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस करें वेदर मलिक कैन रिकवर हिज ड्यूज फ्रॉम आबिद। देखते हैं, साद और आबिद क्लोज फ्रेंड्स हैं और क्रिकेट बहुत ज्यादा शौक से खेलते हैं। देखते भी हैं, साद ने एक स्पोर्ट्स की शॉप ओपन की, कहां पे? कराची में। कौन ओपन कर रहा है? साद। आबिद ने कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा तुम्हारे बिजनेस के अंदर। कैसे करूंगा? मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मलिक से, और मलिक कौन है? मेजर सप्लायर। सब्सिक्वेंटली साद जब गया मलिक के पास तो उसने रिप्रेजेंट किया कि आबिद उसका क्या है? पार्टनर। हाउएवर ही फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑन टाइम। सामान वो ले आया और उसने जब ये पता चला कि आबिद उसका पार्टनर है तो मलिक ने उसको सामान भी दे दिया। अब बताइए क्या मलिक आबिद के पास जाकर ड्यूज रिकवर कर सकता है या नहीं? एस्टॉपल वाली बात। तो अब अगेन ये भी तकरीबन एक सेमी-लॉजिकल सवाल है। अगर आपको एस्टॉपल की सारी बातें आती हैं तो आप वो लिखें और उसके बाद बताइए कि क्या ये रिकवरेबल है या नहीं। अच्छा, आईकेएफ ने एक चीज हमें बताई बहुत मजे की। आईकेएफ कहता है कि जब भी केस स्टडी आए तो आपने इन 3 पार्ट्स में उसको तोड़कर सॉल्व करना। सबसे पहले आपने बताना है कोर इशू, कि इस सवाल के अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आपने बतानी है उस एरिया की रेलेवेंट प्रोविजन, और उसके बाद आपने उस एरिया को एड्रेस करना है, यानी कि बताना है कि आपकी तरफ से रिकमेंडेशन क्या है। कोर इशू बता दें, रेलेवेंट लॉ बताएं, और उसके बाद अपना फीडबैक दें उस इशू को कि आपने एड्रेस कैसे करना है। ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। ए के 2 पार्ट्स हैं और बी का, यानी कि 5 का है हमारे पास 11 नंबर। लाइम सीमेंट ऑपरेट्स एज अ मीडियम स्केल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटर। फॉलोइंग इसकी चीजें आ रही हैं। दानियाल रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ डिलीवरी सुपरवाइजर एट एलसी, और उसको टास्क दिया गया है ये 2 फॉलोइंग ऑर्डर्स हैं। एन ऑर्डर फ्रॉम रबर पेंट्स फॉर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट स्केड्यूल्ड फॉर डिलीवरी ऑन 30 सितंबर। अपॉन जब वो डिटेल्स देख रहा था तो उसने नोटिस किया कि भाई ना टाइम बताया ना ही प्लेस बताइए, क्या किया जाए? रीजनेबल। मगर ये तो आखिरी चीज है ना, उससे पहले इसका एक रिस्पॉन्स ये भी बनता है कि उस बंदे को कॉल करके पूछ ले। याद है एप्लीकेशन वाला भी एक पॉइंट था,
तो अप्लाई करके पूछ ले कि भाई तुम्हारे ऑर्डर में ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, क्या तुमने वाकई में मिस कराई हैं? और अगर शायद हमारी गलती है, उसने बोला और हमने नोट ना किया हो, तो उससे पहले पूछ लेंगे भाई टाइम और प्लेस क्या है, और अगर वो बता दे तो पहुंचा दें। अगर वो फिर भी नहीं बता रहे हैं, कॉल पिक नहीं कर रहा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए था? रीजनेबल टाइम और रीजनेबल प्लेस। तो अगर 50 बैग्स ऑफ सीमेंट है तो कहाँ पे जाएंगे? उसके घर घर जाएंगे? नहीं, फैक्ट्री में जाएंगे। एन ऑर्डर ज्वाइंटली प्लेस्ड बाय फहीम एंड करीम फॉर 60 बैग्स ऑफ सीमेंट फॉर बिल्डिंग अ फार्म हाउस इन फैसलाबाद। बताइए कब ये वैलिड डिलीवरी ऑफर माना जाएगा? क्या चैप्टर 2 से पूछ रहा है? क्योंकि वो ऑफर का वर्ड यूज कर रहा है। चैप्टर 2 है? नहीं, बच्चे यहीं पे परेशान होते हैं। उनको मिला ऑफर, उन्होंने ऑफर के सेक्शन उठा कर लिखना शुरू कर दी। दिस वॉज टेंडर। टेंडर कि कब हम कहेंगे कि दूसरी पार्टी ने वाकई में वैलिड ऑफर की है? जब वो 6 पॉइंट्स पूरे हो रहे हो, टेंडर वाले, प्रॉपर प्लेस पे हो, प्रॉपर टाइम पे हो, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जा रही हो, पूरी की पूरी गुड्स आ रही हो। तो वो जो लिस्ट थी, वो लिस्ट आपने 4 नंबर के लिए बता देनी है। अब अगर वो लिस्ट आपके माइंड में है तो पहले आप क्या करें, उस लिस्ट के सारे पॉइंट्स लिख लें, क्रैमिंग वाले लिख लिए। ऊपर अब आप लिखें कि इसको वैलिड करने के लिए हम देखेंगे कि क्या नीचे वाली बातें पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो ये सेमी लॉजिकल सवाल बड़े मजे के होते हैं, जो कि हकीकतन क्रैमिंग बेस्ड ही है। सिर्फ आपने एक लाइन ऐड करनी है जिससे आपने उसको जोड़ देना, बस। LC received an offer to export 50,000 bags of cement to Europe. According to the offer document, LC is required to send 2 samples. LC's production team is carrying out a detailed feasibility check while its head of sales is aggressively pushing for the acceptance. बताइए पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे ऑफर को रिवोक किया जा सकता। अब ये भी क्या है? सेमी लॉजिकल सवाल। पहले आपने क्या किया, ऊपर 3-4 लाइनें छोड़ दी, नीचे आपने ऑफर के सेंसेस लिख लिए। जब एक दफा लिख लिए, अब इसी बात को आसान करके ऊपर लिख दो कि ऑफर कब कब रिवोक की जा सकती है। हमने पॉइंट नीचे लिख दी हैं, और अगर यही बातें ऐसे ऐसे हो जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। देखते हैं आई कैप का सोल्यूशन हमें क्या कहता है। ये है हमारे पास 5 का बी। देखें उन्होंने क्या किया है, सिर्फ लिखी है रेवोकेशन वाली बातें, और ऊपर एक लाइन ऐड की है। लाइन क्या है? द ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड विद रिस्पेक्ट टू द कस्टमर अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो इसने बड़ी खूबसूरती के साथ एक सेमी लॉजिकल को उठा के रिटर्न में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सवाल असल में है भी क्या? क्रैमिंग बेस्ड सवाल है। सवाल बिल्कुल क्रैमिंग बेस्ड है। 4A और 4B। इन अ कॉन्ट्रैक्ट अ स्पेसिफिक प्रोविजन डिक्टेट्स दैट द इवेंट, अगर डिफॉल्ट हो जाए तो 10 मिलियन पेबल होंगे टू एग्रीड पार्टी। शुरू में बता दिया कि अगर डिफॉल्ट हो जाए तो 10 मिलियन रुपीस पे किए जाएंगे। अमाउंट शुरू में बता दिया। क्या ऑर्डर डैमेज है? क्या ये पेनल्टी है। ये पेनल्टी है। स्पेसिफिकली आप एक अमाउंट उसको बता रहे हैं। एक अमाउंट जब आप शुरू में तय कर लेते हैं कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो हम इतने पैसे पे करेगी कोई भी पार्टी, वो पेनल्टी बन जाती है। कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये चीज एग्जैजरेटेड है या नहीं है, बट जो कि आप शुरू में डिसाइड कर रहे हैं, इट वुड बी पेनल्टी। तो आपने कुछ नहीं करना, चैप्टर 9 में जितनी बातें पेनल्टी वाली लिखी हुई हैं वो उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। देखो ऑर्डिनरी क्या होता है? ऑर्डिनरी ये होता है कि डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। स्पेशल ये है कि हम दूसरी पार्टी को बताते हैं कि भाई अगर तुमने डिले किया तो तुम्हारे डिले की वजह से मुझे जो भी नुकसान आएगा वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम एक अमाउंट शुरू में तय कर देते हैं। नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। A constructive contract lacks pre-established determination of damages to be paid in the event of default. गुजाई कॉन्ट्रैक्ट अगर डिफॉल्ट हो जाए तो इसकी भी वही प्रोविजंस हैं जो कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की हैं। इन अदर वर्ड्स उसने पूरा चैप्टर 9 लिखवाया आपसे 3 नंबरों के लिए। ऊपर पेनल्टी वाली बातें करवा दी, नीचे आपने सारी बातें लिखनी है, ऑर्डिनरी, स्पेशल। ये ट्राई करना जरा फातिमा, आपने इसकी रिकॉर्डिंग लाजमी देखनी है। वी आर नियर टू एंड। एक पार्टी दूसरे से पूछ रही है कि भाई मुझे बताओ कोई मसला तो नहीं है, और जब पूछा जा रहा है तो अगली पार्टी खामोश है। तो जब पूछा जाए और पूछने वाला जवाब ना दे तो अज्यूम किया जाता है कि सब कुछ सही होगा। तो साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। जब दूसरी पार्टी ने नहीं बताया तो ये फ्रॉड हो गया, जिसकी वजह से पहली पार्टी को नुकसान हो गया। तो वो क्या करेगी? उसको वॉइडेबल बनाएगी। अब इसके पास 2 राइट्स हैं, या वैलिड कर दें या वॉइड कर दें। तो अगर वो वॉइड करें तो जितना नुकसान उसने किया है वो अगली पार्टी को पे करना पड़ेगा। तो खत्म होगी बात। अगर तो वो बर्दाश्त कर ले तो फिर एक दफ़ा बर्दाश्त कर लिया, 2 दफ़ा बताएंगे वैलिड करें या वॉइड करें। तो यहाँ पे क्या होता है? अच्छा यहाँ पे क्या इनके दरमियान कोई ट्रस्ट का कोई फिड्यूशियरी रिलेशन है? नहीं। अगर होता तो क्या होता?
अगर होता तो बगैर पूछे बताना पड़ता, अगर होता तो बगैर पूछे बताना पड़ता, क्योंकि एक्सेप्शन थी। तो ये बड़ी खूबसूरती के साथ उसने साइंस वाली बात पूछी फ्रॉड में से निकाल के चैप्टर 4 में से। आखिरी पेज पे चलते हैं पहले, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पूरे पेपर में सिर्फ ये सवाल नेगोशिएबल का था, ना कोई एमसीक्यू आया और ना कोई और सवाल है। 4 जमा 3 जमा 3 10। बताएं एनी 4 डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। आसान जी। रुस्तम ने चेक इशू किया है, लाइबा और ऑर्डर। रिजवान ने वो चेक चोरी किया और अपने उसके साइन करके चेक आगे दे दिया बैंक को, और बैंक ने वो चेक कैश कर दिया। बताइए क्या बैंक लाइबल होगा? नहीं। क्यों? बैंक के पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि इसके साइन कैसे हैं, साइन कैसे नहीं है। बैंक हर एक का साइन उठा के वेरीफाई तो नहीं करता आईडी कार्ड के साथ। तो अगर बैंक के पास एक कस्टमर चल के आए और कहे कि ये चेक कैश कर दें, वह उसके अकाउंट में पैसे भी हों, तो बैंक क्या करेगा? बैंक अपने नॉर्मल कोर्स में उसको इनकैश कर देगा। असल में होना क्या चाहिए था, ये रुस्तम उस चेक को काउंटर मांड करता, स्टॉप करता पेमेंट के, भाई मेरा चेक गुम हो गया, इसके अगेंस्ट कोई पेमेंट ना की जाए। अगर इसने मना किया होता और बैंक फिर भी पेमेंट कर देता तो बैंक लाइबल होता, मगर बैंक ने पेमेंट किया अपने ऑर्डिनरी कोर्स में, जिसमें वाले की पेमेंट करता है, तो यहाँ पे बैंक को लाइबल नहीं करा देता। चैप्टर 15 है ये, होल्डर होल्डर ड्यू कोर्स, क्यों पंगे में पढ़ना? हाँ हाँ, अच्छी बात है, लिखते हैं। 3 बातें बता रहा, कह रहा है कि बताइए क्या ऊपर वाली 3 बातों में कोई मसला तो नहीं है, और क्या ये एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है। I promise to pay ₹5 million to Maria and further undertake to deliver her my car। हमने कहा था प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज, वो तो होने तो चाहिए और लीगल टेंडर में होने चाहिए। तो अगर साथ सामान जा रहा है तो उससे बाहर हो गया, तो ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है। ज़ैनब पे ₹20 million टू सईद एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। कोई सर्टेनिटी इसने नहीं दी है कि कब देना। टाइम बनाने की कोशिश कर रहा है मगर टाइम मेंशन नहीं कर रहा। तो अगर मैं यहां से ये वर्ड निकाल दूं, अब बताएं, ये डिमांड बन गया। अगर मैं ये वर्ड निकाल दूं ना एज अर्ली एज पॉसिबल, तो ये बन जाएगा डिमांड इंस्ट्रूमेंट। मगर क्योंकि उसने वर्ड डाल दिया एज अर्ली एज पॉसिबल, तो ये टाइम बन जाएगा, मगर उसने टाइम मेंशन नहीं किया, तो ये वैलिड नोट, सॉरी ये वैलिड बिल नहीं है। आई एक्नॉलेज कि मैं इंडेप्टेड हूं मेरीन का फॉर USD 2 लाख टू बी पेड ऑन द डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। सिक्का राइजुल वक्त, हमने कहा था फॉरेन करेंसी में नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो उसको कन्वर्ट करें विद एक्सचेंज रेट। तो अगर यहाँ पे एक्सचेंज रेट दिया होता ना कि पेमेंट PKR में होनी है, नहीं ना, वो कह रहा है कि मैं 2 लाख USD दूंगा। अगर एक्सचेंज रेट दिया होता तो फिर ये अजम्पशन होती कि पेमेंट किस में होगी, PKR में होगी, तब वैलिड होता। बट चूंकि एक्सचेंज रेट नहीं दिया हुआ तो ये वैलिड नहीं। एक ये भी मसला है कि वो सिर्फ एक्नॉलेज कर रहा है, प्रॉमिस टू पे नहीं है, सिर्फ एतराफ कर रहा है मगर प्रॉमिस टू पे नहीं कर रहा। 9B, कंटिजेंट और वेजरिंग में 4 डिफरेंस। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाली बात लिखते 5 नंबर के लिए। तो चैप्टर 5 यहाँ टेस्ट कर लिया, चैप्टर 3 यहाँ टेस्ट कर लिया, और ये दोनों चैप्टर इसके अलावा कहीं और टेस्ट नहीं किया, ना MCQ में भी नहीं किया, ना किसी और सवाल में टेस्ट किया। 8A 8B, 4 बातें थी, गिफ्ट, एग्रीमेंट, लव और वो वाले टाइम बार डेट वाली बात है। 8A 8B 6 4 10 नंबर। स्टेट एनी 4 पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर, आसान है। डिफाइन इंस्टीट्यूशन। 9A कीजिएगा जरा, और मुझे बताइएगा 9A में क्या मसला, मुझे इशू बताइएगा पहले। टॉपिक कौन सा? हाँ, एक बंदा पहले जब चेक इशू करता था तो वो बताता था, वो हो गया बीमार, उसका बेटा आ गया, उसका भाई कौन आया, उसका बेटा। जब से उसके बेटे ने उसकी दुकानदारी संभाली है तो उसने चेक के ऊपर कभी भी ये नहीं बताया कि ये चेक किस इनवॉइसेस के अगेंस्ट में इशू कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर डेटर आपको नहीं बता रहा तो कौन? क्रेडिटर। और अगर वो भी ना करे तो ऑन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम जो टाइम के लिए आ रहा है FIFO के ऊपर। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो थ्योरी टेस्ट कर रहा है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की। तो ये नंबर है हासिल करने वाले, ये कोई नंबर लूज करने वाले नहीं है। एक वाहिद सवाल जो टेक्निकल था पूरे पेपर में, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7, वाहिद तरीन सवाल। इसके अलावा अगर मुझे बताइए, हमने कोई सवाल अब तक छोड़ा तो नहीं है। MCQ हमारे हो गए हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रहता है बस, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ठीक है। ये हमारा आखिरी सवाल रहता है, ट्राई करें जी। वाहिद टेढ़ा सवाल था, और इतना भी टेढ़ा नहीं वैसे, अगर आपको चैप्टर 6 आता हो। पता है अकेले चैप्टर 6 में से, अकेले चैप्टर 6 में से इसने 19.5 नंबर का पेपर निकाला, सिर्फ चैप्टर 6। 19.5 वाला क्यों होंगे? क्योंकि कोई 1.5 नंबर का MCQ भी था। तो चैप्टर 1 में से 6 नंबर है, चैप्टर 2 में से 5.5, चैप्टर 3 में से 5, चैप्टर 4 में से 6, चैप्टर 5 में से 4, यानी कि ग्रेड A में से 6
उसने कहा था 5 से 7, 6 नंबर पूछ लिए। ग्रेड बी में आता है 2 से लेके 5 तक, और ग्रेड है 20 से 25 की, इसने पूछा 20.5। 6 से लेकर 10 तक 25 से 30 नंबर की टेस्टिंग करनी थी, इसने की है 29.5 नंबर, यानी कि एक साइड पे वो बहुत ही मिनिमम चला गया, एक साइड पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम चला गया। तो 20.5 प्लस 29.5 कितने होते हैं? पूरे 50। 6 नंबर का चैप्टर 1, तो कितने नंबर रह गए? 44। उसका क्या पूछा होगा? ग्रेड डी। अब ग्रेड डी में चलते हैं। पार्टनरशिप 21 नंबर, नेगोशिएबल 10 नंबर और अदर लॉस 13 नंबर, 10 का ये और 3 MCQ का। तो बड़ा खूबसूरत पेपर उसने सेट किया है। और पता है जो बिल्कुल टाइप आंसर वाला ना, वो 37 है। 37 नंबर सीधे सीधे हैं, इंक्लूडिंग MCQ, बिल्कुल प्योर रट्टा, इस तरह का नहीं, सादा रट्टा। जो हल्का सा लॉजिक के साथ रट्टा पूछा है 30 नंबर, 29 नंबर के आंसर्स हैं और एक MCQ है आखिरी वाला। और जो लॉजिकल है, जब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो 33 नंबर है। यानी कि 37 और 30, 2/3 ऑफ पेपर वॉज इजीली डूएबल, और आपने इसी 2/3 में से पास होना है। जब आप 2/3 में से पास हो जाएंगे तो फिर आप मेरिट के करीब पहुंच जाएंगे। यू हैव दिस क्वेश्चन अवेलेबल विद यू। इस सवाल में 7% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए थे, सिर्फ 7% बच्चों ने, यानी कि 100 में से 7। और क्वेश्चन नंबर 9 जो भी हमने किया है वो बेस्ट क्वेश्चन था, इट वाज 71%। मगर ये सिर्फ और सिर्फ, हाँ नहीं, 9 वाज जिसमें क्वेश्चन और वाली बात थी, सॉरी क्वेश्चन नहीं, वो कंटिजेंट वाली बात थी जिसमें ये करे ना 7A। Straw farm is famous for its grown peaches. In July 22 उन्होंने डिसाइड किया टू बिल्ड अ प्रोसेसिंग फैसिलिटी फॉर फ्रीजिंग, जिसके चलते उन्होंने 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स किए, यानी कि 2 डिफरेंट सवाल है, मगर ये एक ही बंदे के साथ है, जिप्सन के साथ किए। एक में बनानी है फैक्ट्री बिल्डिंग और एक में बनानी है हेड ऑफिस की बिल्डिंग। पहले हेड ऑफिस देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हेड ऑफिस बिल्डिंग बाय अगस्त 23, और उसमें लोग आगे बैठेंगे कब से? दिसंबर में। हुआ ये कि इनिशियल प्लान ये था कि दोनों बिल्डिंग्स पूरी होंगी जुलाई में, मगर लेबर के इश्यूज आ गए, कुछ और मसले मसाइल आ गए, और इनको फर्दर 30 डेज चाहिए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। एक बिल्डिंग जिसका यूज दिसंबर में है, अगर वो टाइम पे पूरी नहीं हो रही है तो क्या एतराज होगा? क्या यहाँ पे टाइम एसेंस था या नहीं था? टाइम एसेंस था या नहीं था? टाइम उन्होंने ये जरूर बताया था कि हम उसको जुलाई में पूरा कर देंगे, लेकिन ये तो कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन डेट है ना। टाइम एसेंस क्या होता है? टाइम एसेंस ये होता है कि अगर वो चीज उस टाइम पे पूरी नहीं हुई है तो आपको तंगी आ रही है, मगर इसका यूज कब है? दिसंबर में। तो अगर वो टाइम पे पूरी नहीं भी हुई, स्टिल उनके पास काफी महीने पड़े हुए हैं, क्योंकि अगर टाइम पे पूरी हो भी जाती तो उसका यूज अभी नहीं था। यूज कब होना था? दिसंबर में। तो नीचे वाले केस में कुछ हद तक बचत हो जाती है। देखिए वो कहता है द हेड ऑफिस बिल्डिंग वाज नॉट स्केड्यूल्ड फॉर यूज अंटिल दिसंबर 2023, सो यहां पे टाइम एविडेंटली वाज नॉट एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो इसको वॉइडेबल कर सकता है, क्योंकि वो तो एक एग्रीड पार्टी बन गई है, मगर वॉइडेबल करके वॉइड नहीं करेगा, उसको अभी भी टाइम है, तो वॉइडेबल करके वो वैलिड कर देगा। और जब वॉइडेबल करके वैलिड करेगा तो कोई कंपनसेशन डिमांड नहीं कर सकता। मगर ऊपर क्या है? ऊपर फैक्ट्री बिल्डिंग ने कंस्ट्रक्ट होना है, और क्यों कंस्ट्रक्ट की जा रही? ताकि उन पीचेस को, उन आड़ुओं को फ्रोज किया जा सके। तो यहां पे एसेंस है, यहां पे एसेंस नहीं है। तो अगर ऊपर एसेंस है और बिल्डिंग अभी तैयार नहीं हुई है, जिसकी वजह से इनको लॉस आएगा कितने का? 10 मिलियन का। अब यहां पे सवाल कहता है कि ये चीज खतरनाक है, कर सकते हैं, यहां पे ये चीज खतरनाक आ गई है। तो यहाँ पे कंपनी जो है, जो बिल्डर्स हैं, दे वर ऑब्लाइज्ड टू कंप्लीट द बिल्डिंग ऑन ड्यू टाइम। और अगर नुकसान हो रहा है, अब अगेन वॉइडेबल, या वैलिड कर दे या वॉइड कर दे, दोनों केसेस में उसको बताना पड़ेगा कि भाई अगर मैं वैलिड करूंगा स्टिल मैं कंपनसेशन होगा, वॉइड करूंगा तो मैं डैमेजेस पे करना ही पड़ेंगे। तो वो सारी कहानी है। एक दफा इसका सोल्यूशन आपने लास्ट में पढ़ लेना, ये बड़ा मजे का सवाल है। यस, 7 का पार्ट बी ये भी ट्राई करना।
चैप्टर कौन सा चैप्टर ये कौन सा हो? 6 है, 7 है, कौन सा? 7 है, दूसरी बुक से चलो वैसे बता दो। 7 है। ये है रेसिप्रोकल वाला। ये रेसिप्रोकल प्रॉब्लम एक बंदा करना चाह रहा है, दूसरे बंदा उसको करने नहीं दे रहा, तो जो बंदा करने नहीं दे रहा वो डिफॉल्टिंग पार्टी है, जो करने में इंटरेस्टेड है वो एग्रीव्ड पार्टी है। अब बनाए इसका आंसर। रेसिप्रोकल प्रॉमिस था फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ टाइलिंग का। फेल कौन हुआ? रिजवान, जिसने एग्री किया था, और वो कहता है कि बाद में कर दो। अब अगर तो बाद वाला बंदा बाद में मान जाए तो कर दे, सारा डैमेज ले ले। और अगर वो बाद में अड़ जाए कि मुझे नहीं करना, मेरा अब नहीं बनता क्योंकि तुमने टाइम पे पूरा नहीं किया था, तो उसको अड़ने से कोई रोक भी नहीं सकता, वो उसको वॉइड कर सकता है। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 7 लाजमी एक दफा लिखना है, कुछ और लिखे ना लिखें, दिस क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड एटलीस्ट वंस इन राइटिंग। हाँ नहीं, वो कह रहा है नहीं नहीं, उसे बात कर रहा है कि मैं सिविल वर्क्स करूंगा, पेंटिंग करूंगा, प्लम्बिंग और टाइलिंग करूंगा। तो टाइलिंग में कौन से टाइल आएंगे? इंपोर्टेड मार्बल टाइल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 शुड बी डन इन राइटिंग। कोई और लिखे ना लिखे, ये लाजमी लिखना। हाँ अगर वॉइडेबल हो जाएगा फिर जो लेकिन फिर भी वो जो उसने लेबर को पे किया है वो तो कंपलसरी कर सकता वो तो है, वो तो करके करेगा। बात हो रही है टाइलिंग की। जितना उसने बाकी काम किया उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे मिलेंगे। टाइलिंग उसने रोक दी है। क्यों? क्योंकि टाइलिंग किस पे होनी थी? जो इंपोर्टेड मार्बल वहां से आता वो आया ही नहीं। जब वो आया नहीं तो वो लगाया क्या? एक बंदा काम करने को तैयार बैठा हुआ है, दूसरी पार्टी ने उसको सामान प्रोवाइड नहीं किया, तो जो तैयार बैठा वो पागल छोड़ चला जाएगा और वाइड बना देगा। जितना काम किया होगा उसके अगेंस्ट पैसे ले लेगा। और अगर बाद में मान जाए तो वो वाला काम करके उसके भी पैसे ले ले, और अगर बाद में कहे मैंने नहीं करना तो वो नहीं करेगा। डन। सो दिस वॉज ऑटम 23 का फुल फ्लेज पेपर डिस्कशन। कुछ चीज़ें आपको एंड पे बताना चाहूँगा। जब आप पेपर से आ जाएं तो एक काम लाजमी करना है, एमसीक्यूज़ के ऊपर डिबेट करना शुरू नहीं कर देनी प्लीज़, क्योंकि आई कैप की लॉजिक कभी कभी चेंज हो जाती है। मैं आपको मिसाल दूँ, एक लाइव मिसाल। इसी पेपर के अंदर एक सवाल है सदिया वाला। ये जो इंटरेस्ट वाली कहानी है ना, पूरे सवाल में नहीं है। इंटरेस्ट का जिक्र उसने कहीं नहीं किया हुआ, मगर ऑप्शन में इंटरेस्ट आ गया। ये भी और ये वाला पॉइंट भी, 6% वाला भी। चलिए ये कुछ हद तक समझ आता है, मगर वो समझ नहीं आ रहा था। तो पेपर से आके आपने अगले पेपर को देखना है, जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, ना डिस्कस करने से वो चेंज होगा, और एमसीक्यू के आंसर डिमांड करने से मजीद पैनिक में जाएंगे। जो चीज़ आपने सही भी की होगी ना, और कोई कह देना इसका ऑप्शन ये था मगर आपका सही था, आप पैनिक हो जाएंगे। और अगर आपने गलत किया हुआ है, वो कहते सही ठीक है, तो आप ओवर हो जाएंगे। तो दोनों केस खतरनाक है। एग्जाम से आके अगले पेपर को देखना है, पिछले एमसीक्यूज जो कर रहे हैं उसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर सेशन में दोबारा बोल रहा हूँ। क्यों? आई डोंट वांट यू टू बी पैनिक फॉर द रेस्ट ऑफ पेपर्स। आपके पास कम से कम 2 या 3 पेपर तो होंगे, तो उनको आगे तैयार करना है। जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो फॉर द नेक्स्ट। डन। क्रैश मेला हमारा खत्म होता है, और जो वादा था वो वादा वफा हुआ। चैप्टर्स भी हमारे सारे पूरे हो गए, कंटेंट भी आ गया, पास पेपर्स भी आ गए, डिसेंट पेपर भी आ गया। डन हो गया। अल्लाह दे वाले। मैं हाजिर हूँ। मॉक लाजमी दीजिएगा, मॉक शुड बी अटेम्प्टेड परसों। उसके बाद आपके पास 2 हफ्ते बचेंगे एग्जाम के लिए, एग्जैक्ट 2 वीक्स बचेंगे बिलो के पेपर के लिए। ठीक है मुझसे भाई।